सरकार की तरफ से जहां के लोगों को एक आश्वासन दिया गया था कि अब जहां पे जो है वो मिलिटेंसी के ज्यादा टेंट जो हैं ये अभी बुखला गए हैं जी। अब ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे एक मुर्गा होता है ना, जब उसको काटते हैं उसका अगर एक पर काटे तो भी वो फड़फड़ाता है, और जब उसकी गर्दन काट दें तब भी वो एक ही बार। हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहां से 370 हटाया गया था, तो कहीं ना कहीं जहां के युवाओं में एक आस जगी थी, सरकार की तरफ से भी उनको ये आश्वासन दिया गया था कि जहां के युवाओं को जो है वो जितना भी है पढ़ा लिखा है, अभी वो युवा नहीं है कि मतलब कि 8वीं पढ़ा हुआ है या 10वीं पढ़ा हुआ है, वेल क्वालिफाइड युवा है। युवा भी समझता है कि अभी कोविड चल रहा है कि ये कोविड से लड़ेंगे या युवाओं को देखेंगे। नमस्कार, NH1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष जिला रियासी के, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे आज रियासी के कुछ बड़े मुद्दों पे चर्चा होगी और साथ ही साथ ये भी उनसे जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं इस समय क्या उनकी प्रायोरिटी क्या है। आइए उन्हीं से हम आपकी बातचीत करवाते हैं। और सबसे पहले तो NH1 में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, जय माता दी। क्या लगता है, अगर बात करें कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, अगर हम कटरा की बात करें तो यहाँ पे इस वक्त जो प्रेजेंट स्थिति क्या है यहाँ की? देखें, कटरा एक यात्रा स्टेशन है और ये आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ जितना भी बिजनेस है वो सब यात्रा पर निर्भर करता है। और ये कोविड के चलते यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जैसे आप देखें कि रियासी या उधमपुर जहाँ शॉप्स खुली हैं, कटरा में बंद थी, अभी हार्डली 1-2 दिन हुआ है यहाँ पे खुला हुआ है। लेकिन जहाँ ये लॉकडाउन होने की वजह से यात्रा जो है 80, फिर 120, फिर 350, ऐसे अब कोई 2000 तक ये जो यात्रा है चल रही है। लेकिन इससे क्या है कि हमारे जो मार्केट्स हैं या होटल गेस्ट हाउसेज हैं, जहां बिजली के बिल, पानी के बिल ये बराबर आ रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है। और खर्चे जो हैं वो बराबर हैं। जब देखें आप, एक होटल होता है उसमें जितना स्टाफ होगा, आप 1-2 जो लेबर बंदा होगा उसको आप निकाल सकते हो या उसको घर में बैठा सकते हो कि उसकी आधी सैलरी दे सकते हो, लेकिन आपको देनी पड़ेगी। बाकी वालों को बराबर सैलरी देनी पड़ेगी। आप मतलब कि होटल को खाली नहीं रख सकते। ऐसे ही दुकानों में, जैसे पीछे लॉकडाउन रहा तो 4 से 6 महीने दुकानें बंद रही, तो मैं आपको वैष्णवी ट्रैक की बात बताऊं, वहां पर तो जो जैसे लॉकडाउन का ऑर्डर हुआ तो वैसे ही लोग अपने अपने घरों में चले गए बेचारे। वहां त्रिपाल के साथ जो प्लास्टिक होता है उसके साथ दुकानें बंद की होती हैं, तो वो सारी दुकानें, मंकीस, घोड़े, खच्चरे, मतलब जंगली जानवरों, वो सारी तबाह कर दी। अब जैसे दोबारा ये यात्रा चलना शुरू हुई तो सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें सजाई, फिटिंगें करवाई, सब कुछ किया। लेकिन दोबारा लॉकडाउन होने की वजह से वो सारी की जो करी कराई सारी खत्म हो गई। लोग बहुत ही डूब गए हैं। और जैसे आप पीछे देखें, हमारे एक चन्नपादका के पास एक शंभू मार्केट पड़ती है, वहां वो दुकानें बंद होने के कारण, इवन के वो बंद नहीं हो सकती थी वो, क्योंकि ट्रैक एक श्राइन बोर्ड का एक अलग एरिया आ जाता है, लेकिन वो बंद होने की वजह से वहां कहीं बिजली की स्पार्किंग हुई तो वो लड़कों ने देखा उसको, वो कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश, लेकिन कंट्रोल हुई नहीं। उनकी कोई 22-23 दुकानें जलकर राख हो गई, यानी कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तो देखें, ऐसी प्रॉब्लमें तो आ ही रही हैं, लेकिन अब चलो खुल रहा है धीरे धीरे, यात्रा चलेगी। यहाँ कोई और कोई बिजनेस तो है नहीं कटरा में, यात्रा चलेगी तो काम चलेगा। क्या लगता है, अगर बात करें हम मुद्दे की, अगर बात करें जब जहाँ से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ से 370 हटाया जाता है, तो सरकार की तरफ से जहाँ के लोगों को एक आश्वासन दिया गया था कि अब जहाँ पे जो है वो मिलिटेंसी के ज़्यादा दिन नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें, कल ही राकेश पंडिता की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और उस पर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं? देखें, मैं यही कहूँगा कि मिलिटेंट जो हैं ये अभी बुखला गए हैं जी। अब ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे एक मुर्गा होता है ना, जब उसको काटते हैं उसका अगर एक पर काटें तो भी वो फड़फड़ाता है, और जब उसकी गर्दन काट दें तब भी वो एक ही बार फड़फड़ाता है। लेकिन अब ये ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, बुखला गए हैं। और देखें, ये मिलिटेंट एक एक चुन चुन के मारे जाएंगे, इनका खात्मा होगा, बिल्कुल होगा। मोदी साहब 56 इंच का जो सीना है वो दिखा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब खत्म होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं आज भी डर का माहौल है। अगर हम बात करें कश्मीरी पंडितों को, वहाँ पे फिर से उनको कश्मीर चाहे जाने की बात हो, वो आज भी डरते हैं कश्मीर जाने से। भारतीय जनता पार्टी का ये कह सकते हैं कि एक मैनिफेस्टो में जी एक मेन पॉइंट था कि कश्मीरी पंडितों को जो है वो फिर से हम कश्मीर में उनको उनके घर जो है वापसी कश्मीर वापसी करवाएंगे, लेकिन आज भी वो पॉसिबल नहीं हुई है। नहीं, धीरे धीरे कश्मीरी पंडित वापस जा भी रहे हैं, लेकिन चलो दहशत जो है, डर तो सबको होता है, लेकिन जो मोदी सरकार है ये बिल्कुल अपनी वहाँ पे पूरी वो बना के पंडितों को वहाँ बसाएंगे, ये मेरा कहना है। और मोदी सरकार है, वे पीछे नहीं हटती। हर जगह आपने जैसे देखा होगा कितने कितने बड़े हिस्टोरिकल फैसले हैं, जैसे 3 तलाक का था वो उन्होंने कर दिया, राम मंदिर 492 साल का जो मतलब वो था वो भी हिस्टोरिकल फैसला है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो माइनर से इशू हैं। इतने बड़े बड़े अगर हो गए तो ये सब होंगे। ये क्या लगता है जब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहां से 370 हटाया गया था, तो कहीं ना कहीं जहां के युवाओं में एक आस जगी थी, सरकार की तरफ से भी उनको ये आश्वासन दिया गया था कि जहां के युवाओं को जो है वो रोजगार मिलेगा, लेकिन आज भी अगर हम देखें क्या जहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? देखें, रोजगार की आप बात करें, 370-35 अभी 2 साल ही हुए हटे हुए, तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि जब अगर 2 साल हुए हैं तो 1.5 साल पौने 2 साल से तो यहाँ कोविड ही चल रहा है। अब देखो ये युवा जितना भी है पढ़ा लिखा है, अभी वो युवा नहीं है कि मतलब कि 8वीं पढ़ा हुआ है या 10वीं पढ़ा हुआ है, वेल क्वालिफाइड युवा है। युवा भी समझता है कि अभी कोविड चल रहा है कि ये कोविड से लड़ेंगे या युवाओं को देखेंगे, लेकिन ये है कि युवा सब समझ रहा है, युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। यहाँ इंडस्ट्रियां भी लगेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, सब कुछ बनेगा। जैसे रियासी में भी 5-6 जगह आइडेंटिफाई हो गई है, तो युवाओं को जॉब मिलेगी और सब युवा का भाजपा सरकार जो वो है नौकरियां भी दे रही है, सब कुछ हो रहा है। देखो अपोजिशन तो होती ही होती है, अपोजिशन नहीं होगी तो चलेगा कैसे? ये सिर्फ अपोजिशन वाले जो हैं ये खिलाफत करते हैं। जैसे आज आप देखें 80 करोड़ जनता को जो राशन प्रोवाइड दे रहे हैं, करवा रहे हैं माननीय मोदी जी, 80 करोड़। हम यहां कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो 10 लोगों को राशन देते हैं, 10 किलो चावल या 1 किलो चावल, तो वो फोटो मीडिया में डाल के लोगों को बताते हैं, सोशल में डाल के कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं। तो यहां अगर वो इतने इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, पीछे भी आपने लॉकडाउन में देखा। अब जैसे बात करें घोड़ा पिट्ठू पालकी, पिछले दिनों मेरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, मैंने उनके आगे बात रखी कि ऐसे ऐसे हमारे घोड़ा पिट्ठू पालकी जहाँ पे काम नहीं है, तो उन्होंने उसके तीसरे दिन ही गवर्नर साहब को कह के अनाउंस करवा दिया, घोड़े वालों को 2-2 हज़ार रुपया जो है वो मिला, और जो रह गए उनको मिल रहा है। तो ये चलता रहता है। अब आप देखें कि देखो स्कीमें बनेगी, सरकार बनाएगी। जैसे आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, देखें आप कोविड की वजह से जिस किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार गोद ले रही है। सरकार ने उन बच्चों को जो 18 साल तक उनकी पढ़ाई करवा रही है, उसके बाद 18 से 23 साल तक उनको वजीफा मिल रहा है, और 23 साल होने पर उनको 10 लाख के फंड्स मिल रहे हैं। ऐसे ही जो बुजुर्ग हैं, उनका अगर कोई कमाने वाला मर जाता है तो उन बुजुर्गों की पेंशन लगती है। कहने का मतलब मोदी सरकार सब कुछ कर रही है। आयुष्मान कार्ड हैं, आप देखें हर जगह वो कार्ड, जैसे अगर कोविड के चलते ये सबसे बड़ा तोहफा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें हम नारायणा हॉस्पिटल की ही बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये मुद्दा सामने आता है कि यहाँ पे जो आयुष्मान भारत के कार्ड बने हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हो सकता है कोई वजह रही हो, कहीं कोई लिखने में कार्ड के ऊपर कोई ऐसी कोई मिसिंग हो, कोई वर्ड में मिसिंग हो, उस वजह से नहीं हो रहा, वो नहीं वो आइडेंटिफाई क्लियर नहीं हो रहा हो, वो बात हो सकती है। अदरवाइज मेरे नाउन अभी एक हमारे कटरा में ही किसी को कैंसर हो गया था, उनके पास मतलब कि ऐसे फाइनेंशियली बड़े वीक हैं, तो वो इतना परेशान थे, डॉक्टर ने उनको खुद बोला था कि आपके पास आयुष्मान कार्ड होगा, उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया कल लाना, तो उसका सारा फ्री इलाज हुआ, उसी कार्ड पे हुआ, वो आज ठीक है, वो मेरे युवा मोर्चा का है, तो उसके फादर की बात है।
बिल्कुल क्लियर है। क्या लगता है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो परेशानियां भी सामने आती हैं। अगर हम माइनिंग की बात करते हैं, माइनिंग पर जो लोग हैं वो काफ़ी निराश हैं। आज माइनिंग के रेट बढ़ा दिए गए हैं मनमाने तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ये दायित्व बनता है कि माइनिंग की जो कह सकते हैं कि मनमाने तरीके से जो रेट वसूले जा रहे हैं, आखिर इन पे अंकुश कौन लगाएगा? देखिए, माइनिंग के मसले में हमने डॉक्टर साहब से भी बात की है, बात चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जल्दी से जल्दी हम ये ठीक करेंगे इसको। क्या लगता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, NH1 के माध्यम से रियासी की जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश है? रियासी की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिन काम के बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी ये जो कोविड है ये ख़त्म हुआ नहीं है, ये चल रहा है। और ये कोविड जो महामारी है ये कुदरत है, ये किसी पार्टी की देन नहीं है कि कोई कहे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब आप देखें, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं कोई कमी रह जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने पीछे ये वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाएं करवाई, या ऑक्सीजन की उनकी सिलेंडरों की वो करवाई, CT स्कैन की मशीनों की वो करवाई, लेकिन स्टाफ की वजह से वो थोड़ा कम था। अब आप देखें कि जिसको कोविड हो रहा है ना, वो सब कुछ खींच के ले जा रहा है, पैसा भी खत्म करेगा और अपने रिश्ते भी खत्म करेगा, और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिन काम के। थोड़ा मैं ये कहूँगा कि जैसे बुजुर्ग कहते थे कि एक टाइम खाओ चाहे 2 टाइम खाओ, कम खाओ, स्वस्थ रहो। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रभात सिंह जी। आज कुछ रियासी डिस्ट्रिक्ट के बड़े मुद्दों पे इनसे बात हुई है। इनका भी साफ तौर पे सभी लोगों से यही अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 रियासी।